Very good morning, dear students. Today we are going to start our chapter, that is chapter 1 of Science class 5th, Growing Plants. So in this we will learn about how a plant grows from a seed. है ना, एक कोई भी प्लांट एक छोटे से सीड से बड़ा सा कैसे बनता है वो हम सीखेंगे इस चैप्टर में. लेट अस रीड इट आउट. नाउ some processes such as respiration and nutrition are vital for the survival of an organism. यानी कि दो प्रोसेस हैं जो कि रेस्पिरेशन है और न्यूट्रिशन. ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है किसी भी ऑर्गेनिज्म के लिए, ऑर्गेनिज्म जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म है. एज वी नो दैट प्लांट्स ऑल्सो आर लिविंग ऑर्गेनिज्म, राइट? सो ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस मोर ऑफ देयर ओन काइंड बाय द प्रोसेस कॉल्ड रिप्रोडक्शन. सो रिप्रोडक्शन इज़ द प्रोसेस जिसके वजह से जो ऑर्गेनिज़म होता है वो अपने ही तरीके का एक नया ऑर्गेनिज़म बना देता है, ठीक है, प्रोड्यूस कर देता है, ठीक है, ओके. सो जैसे होता नहीं है, प्लांट जो है सीड है ना, न्यू सीड ले आता है, सीड में से फिर न्यू प्लांट निकलता है ना, दैट प्रोसेस इज़ नोन एज रिप्रोडक्शन. जिस प्रोसेस की वजह से ऐसा होता है दैट इज़ नोन एज रिप्रोडक्शन. एंड ऑल्सो दैट ह्यूमन बींग्स के भी जो आपका रिप्रोडक्शन होता है उसकी वजह से जो छोटे बेबीज़ होते हैं, सो दैट इज़ ऑल्सो अ रिप्रोडक्शन. तो ऑल प्लांट्स रिप्रोड्यूस, सारे ही प्लांट्स क्या करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं, यानी कि अपने ही तरीके के नए काइंड को प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है. इफ़ दे डिड नॉट प्रोड्यूस, अगर वो प्रोड्यूस नहीं करेंगे तो वो तो एक समय ऐसा आएगा जब वो ख़त्म हो जाएंगे, है ना. आगे की जनरेशन बढ़ेगी ही नहीं प्लांट की और वो वहीं पे ख़त्म हो जाएगा. प्लांट की भी बहुत सारी स्पीशीज़ होती है, बहुत सारी, है ना. चलिए, प्लांट रिप्रोड्यूसेस इन डिफरेंट वेज, अलग अलग तरीके से रिप्रोड्यूस करता है. नाउ लेट्स प्रोसीड टू ग्रोइंग प्लांट्स फ्रॉम सीड्स. तो हाउ अ प्लांट ग्रोज फ्रॉम अ सीड, वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट दिस इन दिस पैराग्राफ, ठीक है. सीड्स आर प्रोड्यूस इन फ्रूट्स. तो सीड्स कहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं बेटा, फ्रूट्स में होते हैं. व्हेन अ प्लांट अटेन्स अ सर्टेन एज, एक प्लांट जब एक सर्टेन एज अटेन कर लेता है तब इट बिगिन्स टू प्रोड्यूस फ्लावर्स. तो वो फ्लावर प्रोड्यूस करने लगता है, ठीक है, वो फ्लावर बनाने लगता है. तो उस फ्लावर में से फ्रूट्स आर प्रोड्यूस, ठीक है, उन्हीं फ्लावर में से फ्रूट्स प्रोड्यूस होते हैं. सो द फ्रूट व्हाट इट डज, फ्रूट क्या करता है, आपका फ्रूट जो है इट प्रोटेक्ट्स द सीड, ठीक है, सीड को बचाता है. सो व्हेन द सीड्स आर फुली फॉर्म्ड द फ्रूट रिपन्स, यानी कि टूट जाता है. जब सीड पूरी तरीके से बन जाता है तो आपका जो फ्रूट है वो ज़्यादा पक जाता है या फिर फट जाता है ताकि सीड बाहर आ जाए और वो सॉइल में गिर जाए ताकि नया प्लांट आ सके, ओके. नाउ सम फ्रूट्स हैव ओनली वन सीड, सम हैव अ फ्यू सीड्स वाइल अदर हैव मेनी सीड्स. मतलब कुछ फ्रूट्स होते हैं जिसके पास एक सीड होता है, किसी के पास दो सीड होते हैं या फिर कुछ सीड्स होते हैं, किसी के पास बहुत सारे. एग्जाम्पल, जो मैंगो है उसके पास वन सीड है, एप्पल उसमें कुछ फ्यू सीड्स होते हैं. बट अगर हम पपाया की बात करें तो पपाया में कितने सारे सीड्स होते हैं और वाटरमेलन में कितने सारे सीड्स होते हैं, एज यू हैव ऑलरेडी सीन, राइट. ओके बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं. लेट्स सी व्हाट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ द सीड. एक सीड का स्ट्रक्चर कैसे होता है. सी देखो, एक बाहर का पार्ट दिखाया हुआ है और अंदर का पार्ट दिखाया हुआ है, ठीक है. यहाँ पे आपको जो है कुछ बाहर का पार्ट भी दिखाया हुआ है और अंदर का पार्ट भी दिखाया है. सो ये जो है ये आपके बाहर का पार्ट है, राइट, ये आपके बाहर का पार्ट है और ये आपके सीड के अंदर का पार्ट है. दोनों ही दिख रहा है आपको, राइट, ओके. सो नाउ वी वर डिस्कसिंग अबाउट दिस. तो सीड के पास होते क्या क्या हैं, देर आर थ्री मेन पार्ट्स ऑफ द सीड. एक होता है सीड कोट, फिर होता है आपका एम्ब्रियो, देन होता है आपका कॉटिलेडन. देर आर थ्री टाइप्स, ठीक है. कुछ भी नहीं समझ में आए तो आप रिवाइंड करके दोबारा से देख लीजिएगा, अदरवाइज यू कैन आस्क मी, ओके. सो नाउ सीड कोट व्हाट इट डज, सीड कोट प्रोटेक्ट्स द सीड. भाई सीड कोट क्या होता है, इट इज़ द फादर ऑफ द सीड, जो कि प्रोटेक्ट करता है, ठीक है. नाउ सीड होल अलाउज द एयर एंड वाटर टू एंटर द सीड. सीड में जो होल होता है वो उसकी वजह से क्या होता है, एक सीड में वाटर और एयर अंदर
जा सकती है, ठीक है, इसीलिए होता है ये। अब सीड की और खोल देते हैं तो क्या आता है हमारा, देखो सीड के अंदर एक हमारा बेबी प्लांट होता है और एक हमारा सीड की लीव्स होती हैं जो कि फूड को स्टोर करती हैं बेबी प्लांट के लिए, ठीक है। इट इज़ लाइक अ मदर। चलो आगे बढ़ते हैं। सो द सीड कोट प्रोटेक्ट्स द एम्ब्रियो एंड द कॉटिलेडन। तो सीड कोट किसको किसको प्रोटेक्ट करता है बेटा, एम्ब्रियो को और कॉटिलेडन को। सो एम्ब्रियो क्या होता है बेसिकली, एम्ब्रियो इज द न्यू टाइनी प्लांट यानी कि बेबी प्लांट, ठीक है। सो द कॉटिलेडन इज द सीड लीव्स। तो कॉटिलेडन क्या है यहाँ पे, सीड की जो लीव्स हैं, जो अंदर दिख रहा है आप ग्रीन ग्रीन वाला सीड के अंदर है ना, दैट आर कॉटिलेडन, वो कॉटिलेडन है। अच्छा ये क्या करता है, इट स्टोर्स द फूड फॉर द न्यू प्लांट, ठीक है, वो फूड का अरेंजमेंट करता है फॉर द न्यू प्लांट। तो एक तरह से ये तो मम्मी का काम हो गया है ना, हमारी मम्मी हमको खाना देती हैं, पापा प्रोटेक्ट करते हैं, मम्मी खाना देती हैं। तो सीड कोट इज़ लाइक फादर, एम्ब्रियो इज़ लाइक आपका कॉटिलेडन इज़ लाइक मदर। और एम्ब्रियो कौन है, हम लोग छोटे बच्चे, टाइनी प्लांट्स, बेबी प्लांट, ओके। सो सीड्स विथ वन कॉटिलेडन, अगर एक कोई ऐसा सीड है जिसके पास एक ही कॉटिलेडन है बेटा, तो वो जो सीड है आपकी कहलाती है मोनोकॉट्स, ठीक है। अगर सीड आपकी दो कॉटिलेडन के साथ है तो हम उसको बोलते हैं डाइकॉट्स। एक है तो मोनोकॉट्स, दो है तो कॉटिलेडन तो डाइकॉट्स, ठीक है। सो सीड्स आर स्कैटर्ड यानी कि फैलना बाय विंड वाटर एंड एनिमल्स। तो सीड जो है वो स्कैटर हो जाते हैं, है ना, फैल जाते हैं विद द हेल्प ऑफ भाई वाटर, विंड एंड एनिमल्स। तो सम सीड्स हैव एडेप्टेशंस दैट हेल्प देम टू ट्रैवल इन द विंड। भाई कुछ सीड्स जो होती हैं वो एनवायरनमेंट के हिसाब से अडेप्ट हो जाती है ना, और वो क्या करती है, वो विंड के साथ आगे चली जाती है और कहीं और सॉइल में जा कर के दूर, अपने पेरेंट प्लांट से थोड़ा सा दूर जा कर के सॉइल में गिर जाती है, जिसकी वजह से न्यू एक प्लांट निकल आता है। नाउ मूविंग फर्दर, a seed will produce a baby plant or seedling only if it will get the right amount of soil। तो कोई भी सीड जो है एक बेबी प्लांट को तभी अच्छे से ग्रो कर पाएगा जब उसको प्रॉपर अमाउंट ऑफ सॉइल और वाटर मिले, क्योंकि भाई हमको भी बड़े होने के लिए खाना पानी चाहिए ना, वैसे ही सीड को भी तो चाहिए भाई, वो भी तो बेबी है, उसको भी तो चाहिए बढ़ने के लिए, है ना। नाउ सो वाटर चाहिए उसको, सॉइल चाहिए, एयर चाहिए और सनलाइट भी चाहिए, है ना। सो द स्मॉल बेबी प्लांट विच ग्रोज फ्रॉम अ सीड इज़ नोन एज अ सीडलिंग। तो जो स्मॉल बेबी प्लांट है जो कि सीड के ग्रो होकर बाहर निकल आता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं सीडलिंग। क्या बोलते हैं, सीडलिंग। द सीडलिंग गेट्स इट्स फूड फ्रॉम द कॉटिलेडन टिल इट्स फॉर्म अ न्यू ग्रीन लीव्स, ठीक है। तब तक सीडलिंग को कॉटिलेडन खाना देता है जब तक वो खुद का न्यू ग्रीन लीव्स नहीं निकाल लेता। चलो, सो दिस इज़ एन एक्टिविटी जो कि आप इसको रीड करके कर सकते हो, ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आप लोग करना ज़रूर, ठीक है, अपने अपने घरों में। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज जर्मिनेशन ऑफ सीड। व्हाट इज जर्मिनेशन? जर्मिनेशन इज द प्रोसेस बाय विच अ प्लांट्स ग्रोज फ्रॉम अ सीड। तो जर्मिनेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि जो प्लांट है वो एक सीड से ग्रो होकर के प्लांट बनता है। दिस इज़ द पूरा प्रोसेस है जर्मिनेशन का। तो आपको यहाँ पे 4 स्टेज दिख रहे होंगे बेटा, ठीक है। ये नंबर 1 स्टेज है, ये सेकंड स्टेज है, ये थर्ड स्टेज है और ये फोर्थ स्टेज है, और इस तरह आगे आगे वाले बहुत सारे स्टेजेस होते हैं। तो इसमें जो है आपके प्लांट्स क्या करते हैं, स्टेज वाइज देखो बड़े हो रहे हैं। सीड से देखो छोटा सा निकला सीडलिंग, फिर उसके बाद वो धीरे धीरे छोटा प्लांट बना, फिर बड़ा प्लांट बना और लीव्स भी निकल आए, है ना। अब देखो देखो रूट्स भी बढ़ रहे हैं नीचे, है ना, रूट्स देखो नीचे ही बढ़ते जा रहे हैं। पेड़ आपका ऊपर जाता है और रूट्स ज़्यादा से ज़्यादा नीचे जाते हैं, वो ऐसे ग्रो करते हैं, है ना। चलो, सो अ वाटर इज़ टेकन इन, एज वाटर इज़ टेकन इन, जैसे जैसे पानी अंदर लिया जाता है, द सीड स्वेल्स यानी कि सीड जो है सूज जाता है, बड़ा हो जाता है, स्वेल इन, ठीक है, स्वेल हो जाता है, बड़ा हो जाता है, बिगर एंड बिगर, तब तक वो बड़ा होता रहता है सीड जब तक जो कोट है वो ओपन ना हो जाए, ठीक है, तब तक बड़ा होता है जब तक कोड आपका सीड कोड ओपन ना हो जाए। और जब ओपन हो के वो जैसे बिल्कुल जैसे बुक खोलते हो आप वैसे ही वो खुल जाता है, ताकि जो एयर है कैन गेट टू द सीड, जो एयर है वो सीड के अंदर जा सके।
द ऑक्सीजन इन द एयर हेल्प्स द बेबी प्लांट बर्न द फूड पैक्ड इनसाइड द सीड। तो ऑक्सीजन की हेल्प से जो एयर अंदर जाता है ना बेबी प्लांट में, उसके वजह से बेबी प्लांट उसके फूड जो उसके अंदर ऑलरेडी है उसका उसका जो न्यूट्रिशन है या फिर उस फूड का इस्तेमाल वो कर पाता है, उस फूड से न्यूट्रिशन ले पाता है उसको बर्न करके। ठीक, ऐसा नहीं आग लगा के, बर्न इज़ द वर्ड जिसमें कि फूड से न्यूट्रिशन वो उसको निकल रहा है। ठीक है, सो बर्निंग द फूड प्रोड्यूसेस एनर्जी। तो बर्निंग द फूड ये प्रोसेस है जिससे कि न्यूट्रिशन निकालता है फूड से, तो वो क्या करता है, एनर्जी प्रोड्यूस करेगा। अब वो एनर्जी किसको मिलेगी, ऑब्वियसली बेबी प्लांट को मिलेगी। ग्रो करने के लिए तो एनर्जी चाहिए ना, आपको भी तो चाहिए एनर्जी काम करने के लिए, खेलने के लिए, पढ़ने के लिए। वैसे ही प्लांट को भी एनर्जी चाहिए, बेबी प्लांट को भी, तभी तो वो बिग प्लांट बनेगा। सो द रूट बिगन्स टू ग्रो डाउनवर्ड एंड द बेबी स्टेम बिगन्स टू कर्ल अपवर्ड। तो रूट नीचे की तरफ डाउनवर्ड की तरफ ग्रो होता है और बेबी स्टेम जो होता है, वो स्टेम तो सब समझ रहे हो ना, जो पेड़ का मिड वाला पार्ट होता है, बिल्कुल है ना, पिलर ऑफ द आपका ट्री है ना। तो ये एक स्टेम आपका दिख रहा होगा, छोटा सा पतला सा भी होता है, फिर बाद में मोटा हो जाता है वही स्टेम। तो स्टेम जो है ऊपर की तरफ बढ़ता है और रूट नीचे की तरफ बढ़ता है बेटा। सून द बेबी प्लांट इज इन द बेबी एनीमोर। तो जैसे ही वो बड़ा हो जाता है तो बेबी प्लांट नहीं बचता, वो एडल्ट हो जाता है। ठीक है, एक और एक्टिविटी है जो कि आप पढ़ करके कर सकते हो घर में। ठीक है, पढ़ना और ट्राई करने का, बट इन कोई बड़े के गाइडेंस में करना, अपने आप मत करने लगना। ठीक है, चलो नाउ अब हम देखते हैं डिस्पर्जल ऑफ सीड। भाई डिस्पर्जल का मतलब क्या होता है? डिस्पर्जल का मतलब है कि फैलाना या फिर अपनी जगह पे किसी को भी पहुंचाना। जब स्कूल की छुट्टी होती है ना तो उसको हम बोलते हैं डिस्पर्जल। ठीक है, डिस्पर्जल टाइम, जिसमें कि बच्चे डिस्पर्स होकर अपने अपने घर जाते हैं। वैसे ही जो सीड है वो भी डिस्पर्स होता है। तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द सीड टू स्प्रेड। देखो अगर सीड स्प्रेड नहीं होगा ना तो एक ही जगह पे बहुत सारे प्लांट हो जाएंगे सेम तरीके के, तो सही नहीं होगा, है ना। तो ऐसा तो सही नहीं है ना बेटा। तो इसीलिए क्या होता है, सीड को ना दूर दूर स्प्रेड होना चाहिए, तो वो नेचुरली हो जाता है। ठीक है, तो नेचर हमारा ऐसा ही है जो कि बिल्कुल अडेप्ट हो चुका है इस चीज़ से। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सीड्स टू बी स्प्रेड या फिर डिस्पर्स्ड अवे फ्रॉम ईच अदर फ्रॉम द पेरेंट प्लांट। मतलब अपने पेरेंट प्लांट से दूर कहीं जाना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। डिस्पर्सल एनेबल्स स्पीशीज़ टू टेक एडवांटेज ऑफ न्यू अपॉर्चुनिटीज़। तो जो डिस्पर्सल होता है ना उसके कारण होता क्या है, जो स्पीशीज़ है यानी कि जो प्लांट है उसको एक एडवांटेज मिलता है और नई अपॉर्चुनिटी मिलती है ताकि वो एक्सट्रीम कंडीशंस में या फिर डिफरेंट कंडीशंस में भी सर्वाइव कर सके, है ना। बेसिक गेम तो होता है बेटा हर ऑर्गेनिज्म का, सर्वाइवल का। ठीक है, चूहा अपने सर्वाइवल के लिए जीता है, बिल्ली अपने सर्वाइवल के लिए जीती है, एक डॉग अपने सर्वाइवल के लिए जीता है, एक इंसेक्ट अपने सर्वाइवल के लिए जीता है, मस्कीटो अपने सर्वाइवल के लिए आपको बाइट करता है ना। तो सारा कुछ खेल जो हो रहा है ना, सारा गेम इज़ ऑफ सर्वाइवल। ठीक है, सब कुछ सर्वाइवल का ही खेल है। तो प्लांट में भी यही खेल होता है बेटा। ठीक है, प्लांट को भी सर्वाइवल करना होता है। सो द प्रोसेस ऑफ स्कैटरिंग ऑफ सीड्स और द फ्रूट्स फ्रॉम मदर प्लांट टू अनदर प्लेस इज नोन एज डिस्पर्जल। दिस इज द प्रोसेस जिसको कि हम डिस्पर्जल कहते हैं। प्लांट्स आर फिक्स्ड टू द सॉइल बट डिस्पर्जल इज कैरिड आउट बाय मेनी एजेंट्स इन द नेचर। प्लांट तो एक सॉइल में एक जगह फिक्स होता है, लेकिन जो आपका डिस्पर्जल होता है ना वो कई सारे प्रोसेसेस से होता है। तो पहला जो है उसको हम पढ़ेंगे डिस्पर्जल बाय विंड। ये डिस्पर्जल बाय विंड क्या है भाई? विंड की मदद से जो डिस्पर्जल ऑफ सीड्स होते हैं, तो ऐसा किस में होता है? ऐसा डैंडेलियन में या फिर कॉटन सीड्स में होता है। ठीक है, कॉटन है तो रुई, आप तो जानते ही हो, यूज़ भी करते होगे। नाउ seeds of some plants like dandelion and cotton are very light, बहुत ही हल्के होते हैं ये। they have special parts such as hair or wings like structure। इनके पास होता है ऐसा, कभी ऐसा देखा है ना, वीडियो वगैरह में देखा होगा कॉटन को उड़ते हुए या डैंडेलियन को उड़ते हुए, हल्का सा, है ना, नहीं ऐसे हवा चलती है तो उड़ता रहता है, वो वही होता है बेटा। नाउ सो इसका जो स्ट्रक्चर है यही हेल्प करता है ताकि वो ब्लोन अराउंड हो जाए। ब्लोन अराउंड का मतलब आराम से उड़ जाए, हवा चले और उड़ जाए। ठीक है,
तो एग्जाम्पल भी बता दिया मैंने। और डिस्पोजल बाय विंड का एग्जाम्पल कौन कौन से सीड्स में होता है? डैंडेलियन में और कॉटन में। आगे बढ़ते हैं, डिस्पोजल बाय वाटर। अच्छा, डिस्पोजल बाय वाटर किस में होता है? सीड्स ऑफ प्लांट्स लाइक लोटस एंड कोकोनट आर स्पंजी, ठीक है, और हैव अ फाइबरस कवरिंग। तो जो सीड होता है ना लोटस का या फिर कोकोनट का, ये थोड़े स्पंजी टाइप के होते हैं सीड। तो ये क्या करते हैं, फाइबरस कवरिंग होती है इनकी, यानी कि ये पानी में ईजिली तैर सकते हैं, फ्लोट कर सकते हैं, है ना, डूबेंगे नहीं, फ्लोट कर जाएंगे पानी में। तो इसी के कारण क्या होता है, जब भी बारिश होती है ना, पानी भर जाता है, तो इनके जो सीड्स होते हैं वो पानी अपने साथ बिल्कुल दूर कहीं इनको ले जाता है और सॉइल में सो कर देता है, मतलब बो देता है। अब जब सीड को हम बो देते हैं सॉइल में तो अपने आप प्लांट बन जाता है बेटा, ये तो आपको पता ही है। सो वाटर कैरीज दीज सीड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ऐसा किस में होता है? डिस्पोजल बाय वाटर, लोटस एंड कोकोनट में। क्यों? द रीज़न बिहाइंड दैट इज़ क्योंकि उनके सीड्स स्पंजी होते हैं, है ना। चलो नेक्स्ट है डिस्पोजल बाय एनिमल्स। अच्छा, ये कैसे होता है? सारे फ्रूट्स, जो ज़्यादातर फ्रूट्स होते हैं ना, बहुत सारे फ्रूट्स वो मीठे होते हैं और जूसी होते हैं, है ना, जैसे ऑरेंज हो गया, है ना, एप्पल हो गया, ऐसे जूसी और काफ़ी ऐसे हैं। एनिमल्स एंड बर्ड्स को अच्छा लगता है ये सारे फ्रूट्स खाना, तो ये लोग खा तो लेते हैं। तो क्या होता है, फ्रूट का सारा पार्ट तो डाइजेस्ट हो जाता है, लेकिन जो सीड होता है ना बेटा, सीड कभी नहीं डाइजेस्ट होता है। इसीलिए आपको भी मना किया जाता है ना, फ्रूट के सीड को मत खाइए, क्योंकि वो डाइजेस्ट नहीं होता। हालांकि वो निकल जाएगा आपकी वेस्ट प्रोडक्ट एक्सक्रीट्रा के फॉर्म में, ठीक है, जब आप अपना मतलब बाथरूम वॉशरूम जाओगे तो निकल जाएगा, लेकिन फिर भी कहा जाता है कि नहीं खाना चाहिए। सो एनिमल्स के साथ भी यही होता है, एनिमल्स खा लेते हैं वो फ्रूट। अब वो कहीं और चले गए, मान लो पेरेंट प्लांट से फ्रूट टूट के गिरा नीचे, अभी फ्रूट उन्होंने खा लिया, है ना, बर्ड्स ने या फिर एनिमल्स ने खा लिया। अब वो कहीं भी जा कर के अपने वेस्ट प्रोडक्ट को जब निकालेंगे तो उनके वेस्ट प्रोडक्ट में सीड भी निकलेगा और वो सॉइल में अलगे सो कर देंगे उसको, है ना, वो अपने आप सो हो जाएगा नेचुरली। यानी सो का मतलब होता है वो अंदर गड़ जाएगा, है ना, गाड़ देंगे उसको। तो जैसे ही उसको हम सो करेंगे या फिर गाड़ देंगे उसमें, तो हम नहीं कर रहे, मतलब ये नेचुरली हो रहा है, जो एनिमल्स जहाँ अपना वेस्ट प्रोडक्ट निकालेंगे वहाँ पे होगा, तो एक न्यू प्लांट निकलने लगेगा वहाँ से। तो दिस इज़ द एग्जांपल ऑफ आपका डिस्पोजल बाय एनिमल्स। तो इनके एग्जांपल है जामुन, चेरी, एप्पल एट्सेट्रा, है ना, ये जो है इस तरह से डिस्पर्स होते हैं इनके सीड्स। अच्छा, नेक्स्ट है डिस्पोजल बाय एक्सप्लोजन। अब ये क्या है भाई? सो सम प्लांट्स लाइक लेडी फिंगर्स, बालसम एंड पीज यानी कि मटर हैव फ्रूट्स विच ऑन ड्राइंग, जब वो सूख जाते हैं वो एक्सप्लोड हो जाते हैं या फिर बर्स्ट हो जाते हैं या फिर फट जाते हैं। और जब फटते हैं उनके अंदर से जो सीड होता है वो दूर कहीं चला जाता है, और जब वो दूर कहीं जाता है तो अपने पेरेंट प्लांट से वो दूर कहीं जाके नया प्लांट बना लेता है। तो इस तरीके से ये डिस्पोजल बाय एक्सप्लोजन किस में होता है? एक्सप्लोजन का मतलब होता है धमाका। तो डिस्पोजल बाय एक्सप्लोजन का किस किस में होता है, कौन कौन से सीड्स में, मतलब फ्रूट्स में होता है या फिर कौन कौन से प्लांट्स में होता है? बालसम, पीज या फिर लेडी फिंगर। एग्जाम्पल्स याद करने हैं आपको, ठीक है, उसको लर्न कर लेना आपको। अच्छा, मैंने एक डायग्राम दिया था, उसको ज़रूर कॉपी में बना लेना, जर्मिनेशन ऑफ सीड्स का और पार्ट्स ऑफ सीड्स का, स्ट्रक्चर ऑफ सीड्स। तो ये दो डायग्राम आपको तो बनाने ही बनाने हैं, ठीक है, पेज नंबर एक 7 पे, एक 6 पे, तो यू हैव टू ड्रॉ। और आगे बढ़ते हैं, ग्रोइंग प्लांट्स थ्रू वेजिटेटिव पार्ट्स। अच्छा, प्लांट्स सिर्फ सीड से ही नहीं हम ग्रो कर सकते, बल्कि उनके वेजिटेटिव पार्ट्स से भी ग्रो कर सकते हैं। जैसे कि बिसाइड्स ग्रोइंग न्यू प्लांट्स फ्रॉम सीड्स देयर आर अदर वेज इन विच द न्यू प्लांट कैन बी ग्रोन। नए प्लांट्स को हम और भी तरीके से उगा सकते हैं। कैसे? फ्रॉम द वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ द पेरेंट प्लांट, यानी कि जो वेजिटेटिव पार्ट होते हैं या फिर बॉडी पार्ट जो प्लांट के होते हैं ना, उनकी हेल्प से। आइए देखते हैं कैसे। अंडरग्राउंड स्टेम कटिंग रूट्स एंड लीव्स ऑफ सर्टेन प्लांट्स ग्रो इनटू न्यू प्लांट, यानी कि सीड के अलावा जो अंडरग्राउंड स्टेम होता है, यानी कि जो सॉइल के अंदर वाला स्टेम होती है, स्टेम कटिंग या फिर स्टेम होती है, ठीक है, कटिंग, स्टेम की जो कटिंग होती है, जो रोज़ होता है ना बेटा, उसको स्टेम को भी अगर हम सॉइल में डाल देते हैं ना तो रोज़ निकल आता है, रोज़ फ्लावर। या फिर रूट्स है, उसको रूट्स को कहीं लगा दे, या फिर लीव्स है, तो कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं ना जिनके इन सब को भी अगर हम कहीं भी लगा दें सॉइल में तो नया प्लांट निकल आता है। चलो, ग्रोइंग प्लांट्स फ्रॉम रूट्स, तो पहला देखते हैं ग्रोइंग प्लांट्स फ्रॉम रूट्स। रूट्स एब्जॉर्ब्स न्यूट्रिएंट्स एंड मॉइस्चर, ठीक है। एंकर द प्लांट इन द सॉइल, तो एंकर मतलब कि सॉइल में प्लांट को रख दो, बो दो, गाड़ दो।
एंड सपोर्ट द स्टेम, फूड इज स्टोर्ड एंड सपोर्ट द स्टेम, ठीक है, और स्टेम को सपोर्ट कर दो। फूड इज स्टोर्ड इन द रूट्स ऑफ कैरेट, ठीक है, देखो रूट्स क्या करते हैं, वो न्यूट्रिएंट्स और मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है, और प्लांट्स को क्या करते हैं, वो अच्छे से गाड़ देते हैं सॉइल में। भाई रूट्स क्या करता है, पकड़ बनाता है प्लांट का। जैसे एंकर क्या होता है ना, एंकर वर्ड कहाँ से है, एंकर वर्ड शिप वगैरह से है। शिप में ना, शिप को ब्रेक तो होता नहीं है, तो शिप में एंकर होते हैं, तो एंकर ऐसे नीचे जब जाता है ना, तो वो शिप को रोक देता है बिल्कुल, तो वही मतलब बिल्कुल पकड़ बना लेता है। वैसे ही रूट क्या करता है, न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब करता है, मॉइस्चर एब्जॉर्ब करता है, और प्लांट को पकड़ बना देता है सॉइल में। मतलब कि खींचोगे ना तो पूरा का पूरा गमला उड़ जाएगा, लेकिन रूट नहीं निकलेगा। तो ऑब्वियस सी बात है, एक ट्री को उखाड़ने में ना बहुत ताकत चाहिए, मतलब बड़े बड़े जेसीबीज लगते हैं तब जाके एक ट्री इधर से उधर जा पाता है, क्योंकि उसका रूट बहुत अंदर तक जा चुका होता है, तो निकालना बहुत ही मुश्किल होता है। और क्या करता है, स्टेम को सपोर्ट करता है रूट, ठीक है, तो इतनी बात तो हमें समझ में आई। नाउ फूड इज स्टोर्ड इन द रूट्स ऑफ कैरेट, रेडिश, टर्निप, डहलिया। कैरेट गाजर, रेडिश मूली, टर्निप आपका कौन सा, तो आप जानते ही हो, ठीक है। नाउ न्यू प्लांट्स कैन ग्रो फ्रॉम दीज रूट्स, तो इनके रूट से नए प्लांट निकलते हैं, ठीक है। शलजम वगैरह देखा है ना, हिंदी में भी पढ़ा होगा। स्वीट पोटैटो हो गया, बीट रूट हो गया, कैरेट्स हो गया, बीट रूट मतलब चुकंदर, स्वीट पोटैटो आप जानते हो ना किसको बोलते हैं ना, शकरकंद भी बोलते हैं उसको, स्वीट पोटैटो। चलो, ग्रोइंग प्लांट्स फ्रॉम स्टेम्स, स्टेम की मदद से कैसे हम प्लांट को उगा सकते हैं। पोटैटो स्टेम्स कैन ग्रो इनटू न्यू प्लांट, तो पोटैटो जो आप खाते हो ना वो स्टेम से उगता है। नाउ सम स्टेम्स परफॉर्म द फंक्शन ऑफ स्टोरेज ऑफ फूड लाइक पोटैटो, जिंजर, टर्मरिक। आलू, अदरक और हल्दी, तो ये जो दो तीन है ना, ये जो प्लांट है ये इनके स्टेम में चीज़ें स्टोर होती हैं। तो एक्चुअली में जो टर्मरिक आप खाते हो ना, हल्दी, वो स्टेम है। जिंजर जो खाते हो ना वो स्टेम है, और पोटैटो इज ऑल्सो ए स्टेम। न्यू प्लांट्स ग्रो फ्रॉम दीज स्टेम्स। अ पोटैटो हैज़ बर्ड्स कॉल्ड आइज ऑन इट्स सरफेस, तो एक पोटैटो में बर्ड होता है जिसको कि आइज बोलते हैं उसके सरफेस पे। एनी पीस ऑफ पोटैटो विद एन आई कैन ग्रो इनटू अ न्यू प्लांट, कोई भी पोटैटो होगा जिसके अंदर वो आई जो हम बात कर रहे हैं वो अगर होगा तो वो न्यू प्लांट में उग सकता है, न्यू प्लांट बना सकते हैं। मनी प्लांट, रोज, हिबिस्कस एंड शुगर केन आर सम प्लांट्स विच कैन ग्रो फ्रॉम द स्टेम। मैंने बताया था ना, रोज स्टेम अगर काट दोगे तो रोज निकल सकता है, तो अगर आप स्टेम को काट भी दो ना तो भी क्या होता है, अगर सॉइल में लगा दोगे तो न्यू प्लांट बन जाएगा। तो ये एग्जाम्पल्स हैं और डायग्राम है आपके सामने दिख ही रहा है, ठीक है। नाउ मूविंग फर्दर, ग्रोइंग प्लांट्स फ्रॉम लीव्स। अब लीव्स की हेल्प से ग्राम कैसे निकलेगा। एक ऐसा प्लांट होता है बच्चे जिसको हम बोलते हैं ब्रायोफाइलम। तो ब्रायोफाइलम में क्या है, इसकी जो लीव्स होती हैं ना, बियर लीव्स बर्ड्स विच ओरिजिनेट अलॉन्ग द लीफ मार्जिन्स, मतलब कि इनके जो लीफ का जो एक्सटेंशन होता है ना वहाँ पे भी उग जाता है। जैसे कि मैं ऐसे बना देता हूँ, तो मान लो ये अगर लीफ है, ठीक है, तो यहाँ पे भी ना लीफ निकलने लगती है ऐसे किनारों पे, ठीक है। बैरोफाइलम का इस तरीके से लीफ निकलने लगती है यहाँ पे भी, ठीक है। तो लीफ की हेल्प से क्या हो रहा है आपका, यहाँ पे नया एक प्लांट उग जा रहा है। द लीफ बर्ड्स ग्रेजुअली डेवलप सम रूट्स, और वो रूट धीरे धीरे सॉइल में चली जाती है। तो व्हेन द लीव्स बियरिंग दीज लीफ बर्ड्स फॉल्स डाउन एंड रूट्स टचेस द सॉइल, तो न्यू प्लांट निकल आता है। रूट निकलती रहती है हवा में ही, फिर उसके बाद जैसे जैसे अब हैवी होता जाता है वो नीचे आता है, जैसे ही सॉइल से टच करेगा रूट अंदर चला जाएगा और नया प्लांट निकल आएगा। तो ऐसा किस में होता है, बैरोफाइलम में, ठीक है, ब्रायोफाइलम में। चलो नेक्स्ट टॉपिक इज़ एग्रीकल्चर। अभी एग्रीकल्चर क्या होता है ये तो सब जानते हो ना, एग्रीकल्चर क्या होता है, खेती बाड़ी, है ना, इसको हिंदी में हम खेती बाड़ी कहते हैं। तो प्लांट्स विच आर ग्रोन इन लार्ज एरियाज फॉर फूड और अदर यूजेस आर कॉल्ड क्रॉप्स, जिसको कि हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फसल, ठीक है, हिंदी में। इंग्लिश में इसको बोलते हैं क्रॉप्स। बड़े पैमाने पे खाने के लिए या फिर किसी और बेचने के लिए लगाने को किसी एक पर्टिकुलर ज़मीन में, तो इसको हम कहते हैं क्रॉप्स, ठीक है। द प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग प्लांट्स ऑन अ लार्ज स्केल, द प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग प्लांट्स ऑन अ लार्ज स्केल, उसी को हम बोलते हैं क्या,
एग्रीकल्चर, इसी पूरे प्रोसेस को हम बोलते हैं एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर तो हर जगह है। एग्रीकल्चर इज़ द प्राइमरी सोर्स ऑफ लाइवलीहुड फॉर मेजॉरिटी ऑफ द इंडियंस। तो ज़्यादातर हमारे भारत में किसान ज़्यादा है ना, कहते हैं। तो आप भी देख पा रहे हो, आपके आसपास बहुत सारे किसान हैं भाई। मैं भी एक किसान हो सकता हूँ, आपके फादर भी एक किसान हो सकते हैं, जिनके पास ज़मीन है और जिनके यहाँ आप क्रॉप्स उगा रहे हो तो वो भी किसान हो गया। ठीक है, तो किसान तो हर आदमी है। इन मोस्ट ऑफ द पार्ट्स ऑफ द इंडिया द मेन क्रॉप्स आर ग्रोन इन 2 साइकिल्स। ठीक है, तो ज़्यादातर इंडिया में 2 साइकिल में क्रॉप्स को उगाया जाता है, 2 साइकिल्स हैं। चलो, एक होता है विंटर क्रॉप्स और एक होते हैं समर क्रॉप्स। तो 2 साइकिल होती है हमारी, विंटर और समर। तो वैसे ही विंटर के क्रॉप्स होते हैं कुछ और समर के क्रॉप्स होते हैं। तो जो विंटर के क्रॉप्स होते हैं उनको हम बोलते हैं राबी क्रॉप्स। कौन से वो क्रॉप्स बोलते हैं? राबी, RABI क्रॉप्स। और जो समर के क्रॉप्स होते हैं उनको हम बोलते हैं खारिफ क्रॉप्स। समझ में आ गई बात? तो क्रॉप्स लाइक जो वीट और ग्राम, यानी कि जो आपके गेहूँ, ठीक है, गेहूँ मतलब वीट और चने, ये सब क्या होते हैं? दीज आर ग्रोन इन विंटर्स। इनको हम जाड़े में उगाते हैं। आप देख रहे होगे ना, अभी जाड़ों में जब जाड़ा था तो बहुत सबके खेतों में गेहूँ लगा हुआ था और उग भी रहा था। फिर जाड़ा जैसे ही ख़त्म हुआ, गेहूँ सब काटने लगे अपने अपने। रियल लाइफ में भी देखा ही होगा आपने इधर उधर। हमारे स्कूल के पीछे भी जो खेत है वहाँ पे भी गेहूँ लगा था। आप बसेस से आते होगे स्कूल तो भी दिखता होगा। तो विंटर्स में ये सब होता है। दीज आर कॉल्ड राबी क्रॉप्स। लेकिन जो क्रॉप्स होते हैं लाइक राइस, जौवर या फिर बाजरा, ये इनको जो है हम गर्मियों में उगाते हैं और इनको खारिफ क्रॉप बोला जाता है। कौन सा क्रॉप? खारिफ क्रॉप्स। तो 2 तरीके के होते हैं, एक विंटर वाले होते हैं जिनको राबी बोलते हैं, समर वालों को खारिफ बोलते हैं। याद हो जाएगा ना, इसको लर्न कर लो आप। चलो, अब हम देखते हैं एग्रीकल्चर से कई सारे स्टेजेस होते हैं। सबसे पहला होता है प्लगिंग। प्लगिंग का मतलब कुछ उखाड़ना या फिर निकालना। द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग अप द सॉइल इज़ कॉल्ड प्लगिंग। तो जो ट्रैक्टर वगैरह से चला करके करते हैं ना, सॉइल को लूज़ बनाते, सॉइल टाइट हो जाती है तो सॉइल को लूज़ बनाते हैं ना, तो उसी को बोलते हैं प्लगिंग। ठीक है, चलो, तो क्या करता है? इट लूजन्स द सॉइल। ये सॉइल को लूज़ बना देता है और इम्प्रूव कर देता है। ऐसा इम्प्रूव करता है कि वो ज़्यादातर पानी को होल्ड कर पाए। ठीक है, तो ये तो फ़ायदा होता है प्लगिंग का। फिर नेक्स्ट स्टेप होता है सोइंग। सोइंग क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ पुटिंग द सीड्स इनटू द सॉइल। जैसा कि मैंने पहले बताया था, सो करना। ठीक है, सोइंग इट इज़ द प्रोसेस जिसमें कि हम बीज को सॉइल में डाल देते हैं, गाड़ देते हैं। ठीक है, सीड्स आर आइदर स्कैटर्ड बाय हैंड, या तो हाथों से करते हैं या फिर विद अ सीड ड्रिल। एक आता है एट अ करेक्ट डेप्थ, मतलब अगर ज़्यादा डेप्थ में डालना हो तो उसके लिए एक सीड ड्रिल आती है, उससे करते हैं हम ये चीज़। ठीक है, और फिर क्या करते हैं? हम खाद डालते हैं। खाद समझते हो? मैन्योर। हम खाद डालते हैं ताकि सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ जाए। फर्टिलिटी, सॉइल जितना फर्टाइल होगा उतना अच्छे से क्रॉप्स उगेगा। ठीक है, उतना अच्छे से क्रॉप्स को ग्रो करा पाएगा। एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। अच्छा, फर्टिलाइजर्स क्या करते हैं? वो बेसिकली इंसेक्ट्स को मार देते हैं। और सॉइल के, वो तो इंसेक्टिसाइड्स करते हैं, इंसेक्ट को मारना है तो इंसेक्टिसाइड्स करते हैं। फर्टिलाइजर्स आपके सॉइल के फर्टिलिटी को बढ़ाते हैं। ठीक है, केमिकल होता है बेसिकली, सॉइल का आपका मतलब ग्रो करने की कैपेसिटी को बढ़ा देता है। तो मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स आर एडेड टू द सॉइल टू प्रोवाइड द रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट्स टू द प्लांट, ताकि प्लांट को जितने न्यूट्रिएंट्स चाहिए वो मिल जाए। ठीक है, मैन्योर इज़ मेड अप ऑफ, देखो मैन्योर तो देसी चीज़ है, जो खाद है वो देसी चीज़ है, और फर्टिलाइज़र केमिकल से बना होता है। तो मैन्योर इज़ मेड अप ऑफ प्लांट एंड एनिमल वेस्ट। ठीक है, या फिर काउ डंग हो गया, प्लांट के डेड लीव्स हो गए, ये सारी चीज़ें खाद में आती हैं, मैन्योर में आती हैं। लेकिन जो फर्टिलाइज़र्स होते हैं ना, वो केमिकल होते हैं बेटा, जैसे कि नाइट्रोजन, पोटेशियम एंड कंपोस्ट। ठीक है, तो सीड्स इस तरीके से बो दिए जाते हैं, फिर मैन्योर या फर्टिलाइज़र डाल दिए जाते हैं। उसके बाद आप डालते हो पानी, जिसको हम बोलते हैं प्रोसेस को इरिगेशन। तो इरिगेशन इज़ द सप्लाई ऑफ वाटर टू द क्रॉप्स इन द फील्ड्स फ्रॉम वेल्स एंड कैनाल्स थ्रू चैनल्स एंड स्प्रिंकलर्स। या तो चैनल यूज़ करते हैं या तो स्प्रिंकलर यूज़ करते हैं। स्प्रिंकलर जो स्प्रिंकल करता रहता है ना, छींटे मारता रहता है जो, वो इसी को स्प्रिंकलर बोलते हैं। तो इरिगेशन इज़ डन बाय यूजिंग एनिमल्स लाइक बुलॉक्स, मतलब बैल, या फिर यूजिंग पम्प्स। तो इस तरीके से हमारा इरिगेशन प्रोसेस होता है। अरे देखो, लेफ्ट साइड में बना भी हुआ है, आपने देखा भी होगा इरिगेशन। आप तो उसी एरिया से बिलोंग कर रहे हो सब लोग, आसपास तो खेत ही खेत हैं, है ना, एग्रीकल्चर ही एग्रीकल्चर हो रहा है।
ओके, हमारे स्कूल के आसपास देखो कितने एग्रीकल्चर होते हैं, आप कई बार जब स्कूल आए होगे बस से तो सबने देखा होगा ये चीज़। चलो, तो ये तो इरिगेशन हो गया बेटा। अब प्रोटेक्टिंग द क्रॉप्स, अब क्रॉप को प्रोटेक्ट भी तो करना है, कैसे करेंगे? व्हेन द क्रॉप ग्रोज दे नीड टू बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम इंसेक्ट्स एंड पेस्ट्स। तो उसके लिए हम डालते हैं पेस्टिसाइड्स। क्या डालते हैं? पेस्टिसाइड्स या फिर इंसेक्टिसाइड्स डालते हैं। इसको स्प्रे कर दिया जाता है क्रॉप्स पे, ज़्यादा नहीं करते, नहीं तो पॉइजनस हो जाएगा क्रॉप। कम अमाउंट में करते हैं ताकि हमारा इंसेक्ट बस मर जाए और इंसेक्ट क्रॉप को खा भी ना पाए, है ना? नहीं तो वही खा लेगा तो हम क्या खाएंगे, है कि नहीं है? चलो, सो एज अ प्रिवेंटिव मेजर, मतलब एज ए बचाव के लिए किया जाता है। उसके बाद होता है बेटा हार्वेस्टिंग एंड विनोइंग, ये दो प्रोसेस हैं। तो हार्वेस्टिंग एंड विनोइंग क्या है? हार्वेस्टिंग मतलब क्रॉप जब उग जाएंगे तो उसको काटोगे भी तो। भाई एक फ्रेज़ है ना, जो बोएगा वही काटेगा। तो आपने अगर सीड को बोया है तो जब वो प्लांट बन के क्रॉप बन जाएगा तो काटोगे भी तो आप ही ना, ठीक है? चलो, वंस द क्रॉप रिपन्स, जैसे ही क्रॉस को काट दिया जाता है, दे आर कट एंड कलेक्टेड। जैसे ही वो उग जाता है या फिर ज़्यादा पक जाता है तो हम उसको कट करते हैं और कलेक्ट करते हैं। इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं हार्वेस्टिंग। क्या बोलते हैं इसको? हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग कैन बी डन बाय द हैंड्स या फिर मशीन्स का भी यूज़ होता है कई जगह, है ना? तो विनोइंग इज़ डन टू सेपरेट द हस्क फ्रॉम द सीड। तो विनोइंग ये ऐसा प्रोसेस है जिसको, जो कि हस्क को और सीड को सेपरेट करता है, यानी कि आपके जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं या फिर हस्क होता है सीड का या फिर क्रॉप का, उसको और सीड को जो सेपरेट कर देता है, क्योंकि हमको तो आगे चल के सीड को काम आना है ना, हस्क तो वेस्ट हो गया, तो वही है, ठीक है? उसको सेपरेट करने वाले प्रोसेस को विनोइंग कहते हैं। ये हवा की मदद से होता है, ठीक है? मतलब अगर आपके हाथ में ना मैं दे दूँ नॉर्मल दाल और साथ में बालू मिला दूँ उसमें, ठीक? तो अगर आप ऐसे दाल को ऐसे पंखा चला दूँ आगे, ठीक है, बड़ा सा पंखा चला दूँ, तो आप ऐसे जब गिराओगे ना पंखे के आगे, तो दाल तो थोड़ी दूर पे जाके गिरेगा, लेकिन सैंड बहुत हल्का होता है, वो बहुत दूर रुक जाएगा। तो दिस प्रोसेस इज नोन एज विनोइंग। और इसी तरीके से आपका सेपरेट हो जाएगा दाल और सैंड। तो वही प्रोसेस है यहाँ पे, ठीक है? देखो, सीड्स बाय ड्रॉपिंग देम फ्रॉम अ सर्टेन हाइट, तो वही चीज़ है। स्टोरिंग ग्रेन्स, अब ग्रेन्स को स्टोर भी तो करना है। अरे भाई, आपने सीड डाल दिया, वो क्रॉप में बदल गया, उसको हार्वेस्ट भी कर दिया, विनो भी कर दिया, अब स्टोर भी तो करोगे उसको कहीं ना कहीं। तो ग्रेन्स आर ड्राइड कम्प्लीटली। पहले तो ग्रेन्स को हम क्या करते हैं, पूरी तरीके से सुखा लेते हैं, फिर उसके बाद हम उसको स्टोर करते हैं सेफ्टली कंटेनर्स में या फिर बोरी, जूट की बोरियों में करते हैं ना, जूट की बोरियों में देखते हो आप, बोरी बोरी आता है सामान अनाज का, वैसे ही। और इसको हम सूखे जगह रखते हैं, मॉइस्ट जगह नहीं रखते, सूखे जगह, ड्राई प्लेसेस। तो बहुत बड़े बड़े वेयर हाउसेस होते हैं गवर्नमेंट के, ठीक है, जहाँ पे ये सारी एग्रीकल्चर के आपके जो फाइनल प्रोडक्ट होता है वो रखा जाता है, फिर वो हमारे घरों तक सप्लाई होता है, मतलब दुकानों तक, फिर हम दुकान से परचेज़ करते हैं उसको। सो अ लार्ज अमाउंट ऑफ ग्रेन्स आर स्टोर्ड इन लार्ज कंटेनर्स, जिसको कि हम बोलते हैं सिलोस। क्या बोलते हैं? सिलोस। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल आर स्टोर्ड इन कोल्ड वेजिटेबल्स। तो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स जो हैं वो कोल्ड स्टोरेज में जाते हैं, और जो हमारे दाल हो गया, चावल हो गया, गेहूँ हो गया, ये सब कहाँ जाता है? ये सब ड्राई स्टोरेज में जाते हैं। इज इट क्लियर? तो ये ख़त्म होता है हमारा चैप्टर नंबर 1। बाकी क्वेश्चन आंसर एंड एक्सरसाइजेस मैंने ऑलरेडी भेज दिए हैं। फिर नेक्स्ट चैप्टर जो हमें पढ़ना है दैट इज़ एनिमल हैबिटेट एंड एडेप्टेशन, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बना दूंगा। अभी के लिए इतना ही रखिए, आप लोग इसको पढ़ लेना, वीडियो को 2 बार 3 बार जितना भी मन करे आप देख लो, कैसे भी देख सकते हो, आप कभी भी देख सकते हो, ठीक है? तो अब तो ये इशू रहेगा ही नहीं कि जूम मीटिंग जब होती है, हमारी लाइव क्लास होती है तो नेटवर्क नहीं आता, तो आई कैन अंडरस्टैंड, नेटवर्क बहुत ही ख़राब होता है, वो नहीं आ पाता, ठीक है? तो बहुत ही कम बच्चे ज्वाइन हो पाते हैं, ज़्यादातर बच्चे नेटवर्क के इशू की वजह से नहीं ज्वाइन हो पाते। तो अब ये वीडियो मैंने बना के यूट्यूब में अपलोड कर दी है अपने चैनल पे, वो मैं आपको लिंक भेज दूँगा। अभी क्या होगा, अब आप इसको कभी भी देख सकते हो, ठीक है? तो कोशिश करो क्लास के टाइम पे ही देख लोगे, आपका दिन भर का टाइम बचेगा, ताकि होमवर्क के लिए टाइम मिले। तो इसके बाद का होमवर्क आपका यही है कि आपको अपनी कॉपी में एक्सरसाइजेस और डायग्राम्स, ठीक है, एक्सरसाइजेस में सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन आंसर्स आपको कॉपी में लिखने ही लिखने हैं, और बाकी सारी चीज़ें एक्सरसाइजेस आप बुक में अपने उसको लिखोगे, बुक में ही फिलअप करोगे, पेंसिल से, पेन से नहीं करेगा कोई, सब लोग पेंसिल से करेंगे, ठीक है? और कॉपी में आप कंप्लीट करके मुझे उसकी पिक जो है आप भेज देना, ठीक है? और जो नहीं भेजेगा बेटा, उसको अटेंडेंस नहीं मार्क होगी उस दिन की, ठीक है? उस क्लास में वो एब्सेंट माना जाएगा।
ओके, सो सी यू इन नेक्स्ट क्लास बच्चों, अपना ख्याल रखिए और सब लोग सेफ़ रहो बच्चों, और अच्छे से सब कुछ, एक ऐसा फेज़ है उसके बाद सब अच्छा हो जाएगा, डोंट वरी, है ना। हमारे स्कूल्स फिर से खोलेंगे, हम फिर से मिलेंगे स्कूल्स में और अच्छे से पढ़ाई करेंगे। तो फिलहाल के लिए दिस वीडियो विल रियली हेल्प यू, तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल एंड लाइक दिस वीडियो, ठीक है। और जो भी प्रॉब्लम हो उसके बाद भी आप मुझे कॉल करके या फिर मैसेज पे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हो, नंबर तो मेरा है ही सबके पास। ओके, तो सी यू इन नेक्स्ट क्लास स्टूडेंट्स। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर न्यू वीडियो के साथ। ओके, बाय बाय।